और राह पर चलना है तो भैया सब कुछ जो भी आएंगे स्टोन्स हैं उनको माइलस्टोन में कन्वर्ट करना है। लोग तो बहुत कुछ करते हैं, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। तो अब ठीक है, उन्होंने 1900 में अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया था। फिर धीमे धीमे क्या हुआ कि भैया उन्हें फिर भी, अब क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे थे उस चीज को लेके, इतना पैशनेट थे और इतनी मेहनत जी जान से लगे हुए थे, फिर भी आप समझिए कि उन्हें कम से कम 2 साल लगे, मतलब 2 साल, 1902 आ गया समझ लीजिए, और उनको कहीं भी जॉब नहीं लगी। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन ये हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन जी थे, ऐसा नहीं हो सकता था और ऐसा होना ही नहीं था। फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि चलो लाइफ तो चलानी है, कुछ तो करनी है। तो आप जरा समझिए कि 1902 में उन्होंने एक बाद में ट्राई किया कि चलो ठीक है काम कर ले कि हम आर्मी की जॉब के लिए तरह से एक ये कह लो डेस्टिनी एक जगह ले जा रही होती है। तो आप समझिए कि वहां पर वो मेडिकली अनफिट उनको घोषित कर दिया गया। तो उन्होंने उस जगह पर उनको नहीं मिल पाई। और इसी साल में फिर काफी सिफारिशों के बाद उन्हें एक स्विस पेटेंट ऑफिस में एक क्लैरिकल पोस्ट मिली। तो वो ठीक है, चलिए उन्होंने जॉब की। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वो कभी भी निराश नहीं हुए और अपने पास से कभी नहीं भटके। एक जो डायरेक्शन थी कि मुझे इसमें जाना है तो जाना है तो जाना है भैया, ठीक है। वो स्टेट काम तो भैया बिल्कुल काम बने रहे, अपना जो काम है वो तो करते हैं, लेकिन मेन फोकस जो है वो बनाए रखना है। और अपने इस हिसाब से उनको अपॉर्चुनिटी मिलती गई। और आप ताज्जुब करेंगे, ठीक 3 साल बाद 1905, 1905, ये जो साल था उनका गोल्डन ईयर, यानी मिरेकल ईयर आप कह सकते हैं इनको, ठीक है। ये उनका एक तरह से बना जिसमें उन्होंने ऐसी ऐसी थ्योरीज दुनिया के सामने रखी, ऐसी ऐसी थ्योरीज दुनिया के सामने रखी। आप चाहे थ्योरीज के बारे में सर्च कर सकते हैं, आप पढ़ी भी होंगी बेटा, अगर जो हायर स्टैंडर्ड में हमको पढ़ने को मिलती है। ब्राउनियन मोशन के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर के बारे में, ये तो आपने बहुत फेमस फॉर्मूला आपने जाना होगा इसके बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके बारे में आज हम ब्रीफ में डिस्कशन करें, काफी ज्यादा डिस्कशन करेंगे, ब्रीफ में तो नहीं। और ग्रेविटेशन की थ्योरी के बारे में भी हम ये सारे जितने भी थी, ये सारी उन्होंने थ्योरीज उस समय पर प्रेजेंट की 1905 में। तो इतना ज्यादा, मतलब इतनी एडवांस थ्योरीज थी ये कि उन्होंने दुनिया को एक तरह से साइंस के फील्ड को हिला के रख दिया था। साइंस के फील्ड को जब हिला के रख दिया, और इवन इतनी बातें चलने लगी कि हर एक फील्ड पर, हर एक चीज के ऊपर, हर एक जो जितने भी उन्होंने जो चीजें सर्च की थी उसके लिए सेपरेटली ऐसी बातें भी चलने लगी कि सेपरेटली इनको हर एक चीज के लिए उनको एक अलग से नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, 1905 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिए, टीचिंग जॉब के लिए वो करना चाह रहे थे। 1905 में ही उन्होंने अपनी एक पीएचडी कंप्लीट की, जो पार्ट टाइम पीएचडी उन्होंने पीएचडी थी वो कंप्लीट की। और फिर से अभी भी एक चीज का ध्यान रखना बेटा, कि वो सिर्फ इस चीज के पीछे नहीं लगे थे कि हमको थ्योरी, वो अपनी क्लैरिकल जॉब भी कर रहे थे, जॉब के साथ साथ ये चीजें ट्राई कर रहे थे, ठीक है। और 1905 में उन्होंने पीएचडी कंप्लीट की। उसके बाद उनको मौका से पहले, आपसे पहले ये जानने को सोचने को मिलती है कि मौका कब मिला होगा, कब उन्होंने टीचिंग जॉब ज्वाइन की। तो 1908 में उनको एक यूनिवर्सिटी से ऑफर आया कि आप एक काम कीजिए, आपको हम विदाउट सैलरी भैया ऑफर दे सकते हैं। इफ यू आर पैशनेट अबाउट टीचिंग देन वी कैन गिव यू अ जॉब बट वी कैन गिव यू एनी सैलरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। उन्होंने अपने हिसाब से वो ज्वाइन की। और ताज्जुब की, सोचने की बात है बेटा, यहाँ पर सोचने की बात है कि एक बच्चा जो 16 साल की उम्र में डिसाइड कर चुका था कि मुझे टीचिंग जॉब करनी है, ठीक है, उसके बाद उसने मेहनत करके 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 डिप्लोमा भी 1900 ईयर में कंप्लीट किया। और उसके बाद जो पहली जॉब उन्हें जो सैलरी ऑफर हुई, जहां पर 1909 में उनको एक सैलरी ऑफर हुई थी टीचिंग जॉब के अंदर।
तो उससे पहले, जब से आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि 1905 में उनकी थ्योरीज ने पूरी दुनिया को हिला कर दिया था भैया। लेकिन क्या करें, क्या करें, उन्होंने तो बस यही चीज पर मेन बात आती है, निराश कभी नहीं हुए और अपना अपना जितनी भी पैशन है वो जारी रखा, पूरी तरह से लगे रहे। और अब एक चीज यहाँ समझने वाली बात है, 1905 में उन्होंने जो थ्योरी दुनिया के सामने रखी थी, तो उससे क्या हुआ, धीमे धीमे क्या हुआ, क्योंकि सब जगह पर साइंटिस्ट बहुत सारे रिसर्च करते रहते हैं। तो 1916 में, बेटा 1960, सोचिए इसके 11 साल के बाद, 11 ईयर्स के बाद, आप समझिए लगातार जो साइंटिस्ट जो थे, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहे थे, और उसमें उनको जानने को मिला कि जो द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने जो भी अपनी जो थ्योरीज दी थी वो सभी सही हैं। वो जो उन्होंने थ्योरीज रखी थी दुनिया के सामने, जनरल में प्रेजेंट की थी, वो सारी थ्योरीज सही होती चली जा रही थी। और दुनिया जानने लगी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, बिल्कुल सही कहा था। तो जब उनके बारे में रिकॉग्निशन बढ़ने लगा, धीमे धीमे बढ़ने लगा, तो फिर नोबेल प्राइज की चर्चा और ज्यादा गर्म हो गई। एंड फिर धीमे धीमे करके एक साल आया 1921, और इसमें तो और भी बड़ा ताज्जुब वाली बात हुई। 1921 में क्या हुआ भाई, तो 1921 में तो एक नई बात ये हुई कि उस साइड के पैनलिस्ट डिसाइड ही नहीं कर पाए कि इस बार का नोबेल प्राइज किसे देना है। तो चलिए कोई बात नहीं, 1922 आया, अगले साल जीता। लेकिन उसमें ये डिसाइड किया जाना था कि इस साल का नोबेल प्राइज किसे देना है। तो तब ये डिसाइड हुआ कि फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज जो मिला वो द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन जी को मिला। और वो मिला उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फील्ड में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है अभी हम आगे जानेंगे धीमे धीमे। तो हम इनकी थ्योरीज के बारे में थोड़ा अभी आगे पढ़ रहे हैं, थोड़ा जानते हैं। तो हम सबसे पहले क्या इनकी थ्योरी के बारे में जानते, तो जो सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन उस टाइम फिलहाल जब वो रिसर्चेस कर रहे थे, तो उन्हें ग्रेविटेशन की फील्ड में एक चीज जानने को मिला। ठीक है, ग्रेविटेशन की फील्ड में एक क्या जानने को मिला, जरा सोचने की बात है, जरा सोचने की बात है कि ग्रेविटेशन की लाइन में आपने द ग्रेट अगेन आइजैक न्यूटन सर के बारे में अब आपने जाना होगा। तो आइजैक न्यूटन सर ने भी आपने एक सुना होगा द ग्रेट जो फेमस एप्पल वाला इंसिडेंट हुआ था। और फिर आप कभी दूसरे वीडियो में आप कभी जानने की कोशिश कीजिएगा, आप सर्च करने की कोशिश कीजिएगा। और ये इसमें भी एक अलग एक मोटिवेशन है कि अगर आप उनके जरा वो लॉकडाउन ईयर के बारे में आप जानने की कोशिश करें न्यूटन जी के, क्योंकि उनको भी एक लॉकडाउन वाला ईयर फेस करना पड़ा था जैसे हम लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने उस ईयर को मिले के लिए मैं कन्वर्ट किया था, और ये सारी थ्योरीज ग्रेविटेशन से रिलेटेड और ये सारी थ्योरीज न्यूटन जी ने हमारे सामने पेश की थी, जिसमें आपको एक फॉर्मूला आपको पढ़ने को मिलता है, F इज इक्वल्स टू Gm1m2/r²। बहुत ही फेमस फॉर्मूला था, आपको 9th क्लास में नॉर्मली ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ने को मिलता है। तो इसमें ये पता चला कि अगर कोई जगह पर दो मासेस हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, तो वो फोर्स कितना होता है, कितने न्यूटन होता है, ये सब जानने के बारे में हमको उस टाइम पर अल्बर्ट आइंस्टाइन न्यूटन जी की थ्योरी के साथ हमको जानने को मिला। और वो एकदम से बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता था। यानी आज भी कई बार हम जो जितने भी सैटेलाइट वगैरह जितने भी ऑपरेशन होते हैं, हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद हमको बहुत सारे ऐसे रिजल्ट मिलते हैं जो लगभग बहुत सारे एक्यूरेट होते हैं। लेकिन बस बात वही होती है, साइंस की फील्ड में हर चीज बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। तो भैया ऐसा क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जहां पर कोई ना कोई चीज फेलियर कर जाती है, जहां कोई चीज एक्सप्लेन करने में तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाती है, हम फेल तो नहीं कह सकते उसको। तो वहां ऐसा कुछ हुआ कि जहां पर हमारे न्यूटन जी का ये वाला फॉर्मूला हमको थोड़ा सा
जो एक्यूरेट रिजल्ट था जो नहीं ले पाया, वहां आए हमारे द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन जी। तो उन्होंने ऐसा बोला कि स्पेस के बारे में थोड़ा सा बताया हमको कि ये भैया स्पेस क्या होता है, ये जो हमारा स्पेस है वो क्या होता है। तो स्पेस हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि भैया स्पेस यानी जगह, खाली जगह हम कहते हैं नॉर्मली। और अगर अगर अर्थ के बाहर की बात कर लो तो हम बहुत सारी ऐसी जगह कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ही बड़ा है, जहाँ पर बहुत सारे प्लेनेट्स हैं, स्टार्स हैं, और इतना दूर दूर है, इतना दूर दूर है कि बीच में तो बहुत सारी खाली जगह है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा कि भैया ये खाली जगह को आप खाली मत समझो, इसमें भी जानने के लिए भी बहुत कुछ है। क्या है, क्या है खाली स्पेस में जानने के लिए? क्योंकि बात ऐसी है कि वेकेंट स्पेस को अगर आप वेकेंट ही मान के छोड़ रहे हो तो गलत कर रहे हो, आप इनजस्टिस कर रहे हो उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो स्पेस है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप मिस मत करने का बेटा, ध्यान रखना इस चीज को। उन्होंने ये कहा कि दो हैवी मटेरियल्स अगर कहीं रखे जाते हैं स्पेस में, तो हमारा ये जो स्पेस है यही टेढ़ा हो जाता है। यानी स्पेस ही आपका जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है भैया। अब ये टेढ़ा स्पेस क्या है, अब ये टेढ़ा स्पेस क्या है, ये चीज जरा समझने वाली बात है। बहुत ज्यादा इसके बारे में थोड़ा सा, जो उनकी थ्योरी थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके बारे में आप लोग डिटेल में बहुत आगे पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, जिसने कहते हैं दुनिया बदल दी थी। तो क्या था कि भैया ए से बी, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, और ए से बी अगर हमको जाना है तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं जब भी हमको ए से बी की तरफ अगर जाना होता है। लेकिन लेकिन जरा सोचिए, यहाँ पर आपको स्ट्रेट पाथ अलाउड नहीं है। मान लीजिए आपको आपके घर से आपको स्कूल जाना है, तो वैसे तो घर की छत से अगर आपका स्कूल है वो दिखता है, अगर तो स्ट्रेट लाइन दिखती होगी तो क्या आप डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन जा सकते हैं? जरा सोचने की बात है। ऐसा नहीं, आप अपने पाथ को फॉलो करते हैं, जिस पाथ को वो मुड़ती है। अगर सपोज एक कर्व्ड स्ट्रक्चर, एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें ये एक ए पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है, ठीक है, और ये कर्व्ड पाथ है, तो आपके जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो अब स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो अब चूंकि ये उन्होंने कहा कि जब स्पेस में कोई दो हैवी मटेरियल्स रखते हैं तो वही स्पेस ही टेढ़ा हो जाता है भाई। तो ये चीजें काफी ज्यादा नई चीजें देखने को मिली दुनिया को। मतलब कहने का मतलब है कि हम अगर ऐसा सोचते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारा जो सन है ये अर्थ पर एक फोर्स लगा रहा है, ये अर्थ पर एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम इसको कहते हैं। तो द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा एक्चुअली ऐसा है कि ये जो स्पेस है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, ये टेढ़ा हो गया, तो अब जब टेढ़ा है तो इस कारण से अर्थ इसकी तरफ थोड़ा सा कहते हैं, कह सकते हैं कि लुढ़क रही है। ये आपकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो हम कहते हैं नॉर्मली, ये सभी इसमें देखने को मिला। अब ये मतलब ये झुकाव किस तरह से, ये मतलब अर्थ झुक रही है, क्या हो रहा है? तो ये उन्होंने कहा कि ये थ्योरी हमारी है कि इसके हिसाब से, इसी वजह से हम नॉर्मली जो देखते हैं अगर किसी चीज को गिराएं तो वो नीचे की तरफ जाती है। सिमिलरली अगर ये टेढ़ी जगह है तो अर्थ भी सन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और फिर धीमे 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 हमको देखने को मिला बेटा कि सारी मॉडर्न थ्योरीज इस चीज के ऊपर बेस्ड मिली। और ताज्जुब की बात कि बेटा नॉट ओनली अर्थ, अर्थ की ही नहीं, लाइट भी इसकी तरह से बेंड होनी चालू हो गई। लाइट भी इसी पाथ पर अगर हम देखें तो लाइट भी इसी तरह से मुड़ना चालू हो गई। ठीक है, लाइट भी इसी पाथ पर, क्योंकि लाइट को भी अगर अर्थ, सन से अर्थ की तरफ अगर चलना है, सॉरी मैं उल्टा मैंने रास्ता बना दिया था, तो सन से अर्थ की तरफ अगर जाना है तो वो इसी पाथ को फॉलो कर रही थी, क्योंकि भैया वही शॉर्टेस्ट पाथ है। और ये क्या होता है, ये अगर ये झुकाव है तो कोई ना कोई एक एंगल बना होगा किसी पाथ के बीच में। तो ये एंगल नॉर्मली जो बताया, जो हमारे द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने बताया, तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से एंगल के चूंकि आपका मान जो निकल के आता है वो 1.7
3 सेकेंड, आर्क सेकेंड जो हम लोग नॉर्मली कहते हैं, आर्क सेकेंड, ये नॉर्मल हमारा एंगल निकलने को देखने को मिला, ये उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये हो कैसे, क्योंकि सिर्फ कहने पर तो दुनिया चलती नहीं भाई, कहने पर दुनिया नहीं चलती। तो सन क्या कहते हैं 20 मई 29 में 1919 में एक सूर्य ग्रहण पड़ा बेटा, सूर्य ग्रहण पड़ा। तो वहां पर एक इस चीज का जब साइंटिस्ट वगैरह पूरा वो कर रहे थे, पूरा रिसर्चेस वगैरह कर रहे थे, तो तब उनको देखने को मिला कि नहीं यार, ये तो देखिए बिल्कुल सर ने जो थ्योरी दी थी वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबे टाइम का सूर्य ग्रहण था। उस टाइम पर जब अंधेरा हुआ तो देखने को लोगों को मिला कि नहीं, वाकई में यहाँ पर कोई ना कोई डेविएशन होता है। और वो डेविएशन को, जो एंगल नापने को जो एक्सपेरिमेंट वगैरह काफी हुए, वो देखने को मिला कि ये एंगल बिल्कुल सही, बिल्कुल उनको देखने को मिला। और यहाँ से एक प्रूफ मिला कि यहाँ पर कि भैया लाइट डेविएट करती है, ये प्रूफ हो गया एक तरह से। चलिए, तो ये तो उनकी न्यूटन थ्योरी, जो सॉरी अल्बर्ट आइंस्टाइन जी की जो ग्रेविटेशन थ्योरी थी, जिन्होंने उनको बहुत ज्यादा पहचान दी, इसके बारे में बात की। अब हम नोबेल प्राइज जो मिला, तो उसमें उनको कोई ना कोई टॉपिक रहा होगा, मतलब कोई टाइटल क्या होगा कि भैया किस वजह से आपको मिला। तो वो जो टाइटल था, सर आवाज आ रही है मेरी आप तक? यस सर, यस सर। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट यहाँ पर हो रहा है, अब आ रही है? हाँ हाँ जी जी। तो उसका जो टाइटल आपको मिला, जो दिया गया, वो था कि फॉर हिज सर्विसेज टू द थ्योरेटिकल फिजिक्स। ध्यान रखना बेटा, यहां पर बहुत जरूरी चीज है, फॉर हिज सर्विसेज टू द थ्योरेटिकल फिजिक्स, स्पेशली फॉर द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान रखना, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब लॉज जो उन्होंने दिए, उन्होंने जो बताया कि इसके लिए आपको नोबेल प्राइज मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा का पूरा सब कुछ एक्सप्लेन हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने किया था। हम ये कहते हैं कि एक चीज के पीछे बहुत सारी मेहनतें होती हैं और बहुत सारे साइंटिस्टों ने ऊपर वर्क किया था। तो यहाँ पर उन्होंने जो उसका फाइनल लॉ दिया, जिसके बारे में अभी हम थोड़ा सा और आगे चर्चा करेंगे, उसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले इस चीज को पूरा समझने की पूरा कोशिश करते हैं कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हमारा, है जो टर्म है, ये होता क्या है, ये है क्या। कि सर आप इतनी देर से बोल रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक, होता क्या है सर, ये तो बता दो जरा। तो उससे पहले जरा समझने की एक जरूरत है कि हमारा फोटो, मतलब यहाँ पर फोटो आ जाता है, फोटो, यहाँ पर हम लाइट की बात कर रहे होते हैं, फोटो मीन्स लाइट, ठीक है। यहाँ लाइट की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक है, तो भैया इलेक्ट्रिक तो आप समझते ही हैं कि इलेक्ट्रिक क्या होता है। नॉर्मली हमारे घर में भी जो आती है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। तो अगर लाइट से अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो, तो वो कुछ ऐसा कुछ इफेक्ट है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अभी अब थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे उसके बारे में। और अगर हम इसकी थ्योरी को जानना चाहें, तो जस्ट ऐसे ही है कि अलग अलग थ्योरीज बहुत सारी चली। जिस टाइम पर न्यूटन जी थे, उन्होंने अपना बताया कि एक पार्टिकल नेचर होता है। फिर आगे हाइजेंस जी की थ्योरी आई, उन्होंने बताया वेव नेचर होता है। और उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा उठापटक मची रही कि भैया वेव थ्योरी सही है, पार्टिकल थ्योरी सही है, या कौन सी थ्योरी सही है। तो धीमे धीमे इसके ऊपर रिसर्च हुई। तो धीमे धीमे हमको ये पता चला कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कुछ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कुछ स्पेशल वेरिएशंस होते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कुछ ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो मिलके लाइट को क्रिएट करते हैं, जो मिलके लाइट को क्रिएट करते हैं। और ये जो इसके अंदर किस तरह से क्रिएट करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में लगातार क्या हो रहा होता है, चेंजेस हो रहे होते हैं। चेंजेस हो रहे थे कितने, लगभग 10 to the power 14 से 10 to the power
15 पर सेकेंड। सोचिए, ये इतने सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ये ऐसा होता है, तब जाके वो लाइट का क्रिएशन करते हैं। तो ये क्या है, ये एक फ्रीक्वेंसी, आपने सुना होगा वर्ड, ठीक है, इस चीज की फ्रीक्वेंसी होती है। जो लाइट जो भी है उसकी फ्रीक्वेंसी को ये डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर देते हैं। तो अब जरा इसको और हम जरा समझ लें कि ये है क्या सर, ये तो गड़बड़ गड़बड़ लगा, कुछ समझ में नहीं आया क्या था। तो इससे पहले जरा दो कॉन्सेप्ट, तो कुछ टर्म्स हैं उनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहला टर्म है आपका स्पार्क। तो स्पार्क आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। कहते हैं ना, कभी कभी कोई चिंगारी उठे तो कहते हैं सर स्पार्क हो रहा है, स्पार्क हो रहा है। तो स्पार्क को आप समझिए कि स्पार्क क्या होते हैं। और दूसरी चीज क्या होते हैं कि कलर। तो हम नॉर्मली देखते हैं कोई चीज रेड कलर की है, कोई चीज व्हाइट कलर की है, कोई चीज ग्रीन कलर की, अलग अलग कलर्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट जरा हमको समझना, तब हम लाइट को थोड़ा सा समझ पाएंगे। तो अगर हम लाइट को अगर हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए तो हम उस चीज को थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं। तो अगर ये थ्योरी के बारे में अगर बात करें तो ऐसा कुछ देखने को मिला कि किसी दो एंड पर अगर हम हाई वोल्टेज क्रिएट कर दें, क्या कर दें, हाई वोल्टेज को अगर हम क्रिएट कर दें तो हमको ये देखने को मिलता है, अगर यहाँ हाई वोल्टेज क्रिएट हुआ है अगर, तो हमको ये देखने को मिला कि इसी दो पॉइंट्स के बीच में, इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आपको एक कंडक्टिंग, जहाँ की जो एयर होती है, ये देखने को मिला कि एयर जो हो जाती है वो कंडक्ट हो जाती है, एयर कंडक्ट हो जाती है। कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर चार्जेस का फ्लो हो जाता है, चार्जेस का फ्लो हो जाता है, यानी कुछ ना कुछ जो है वो फ्लो होने लगता है, कुछ फ्लो होने लगता है। तो ये चीज हमको देखने को मिली, और किसके जरिए देखने को मिली, तो ये सबसे पहले जो बताया हमको द ग्रेट हेनरिक हर्ट्ज जी ने बताया। हर्ट्ज, आपने नाम सुना होगा बेटा हर्ट्ज जी के बारे में, ठीक है। तो हेनरिक हर्ट्ज जी, आप जरा समझिए, कहते हैं ना कि ऐसा काम कर जाओ जो दुनिया आपको सलाम करे, भले ही आपकी लाइफ कितनी भी बड़ी हो, ठीक है। आप ताज्जुब करेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1857, 1857, जब हमारी आजादी की लड़ाई का संघर्ष का पूरा वो चल रहा था, उस टाइम पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी लाइफ बहुत ही छोटी सी थी, उन्होंने 94 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सोचिए बस अराउंड 37 ईयर्स के लगभग ये जिंदा रहे, और उसके बीच में इतने ही टाइम में ही वो इतना कुछ कर गए। आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट उनके बताए हुए मार्ग से ही निर्धारित होते हैं। हमने देखा है कि ये चीज हमको उनकी वजह से सीखने को मिला। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने उनके जरिए दुनिया को पता चला। तो भैया क्या थे कुछ एक्सपेरिमेंट, तो उनके एक्सपेरिमेंट्स की तरफ अगर हम पूछना चाहें तो इससे पहले एक चीज और, हम एक चीज और देख लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। कि सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को लाइट के बारे में एक चीज पता होगा कि लाइट क्या है। विबग्योर, हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि सर जी हमको 7 कलर्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो क्या बस इतनी ही लाइट है? ना भाई, सन से जो आती है ये जो स्पेक्ट्रम है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये आपको दिखाई देता है। ऐसा नहीं है, रेड के इधर भी होता है, वॉयलेट के इधर भी होता है। रेड की हम कहते हैं कि एनर्जी सबसे कम होती है, तो इसकी वेवलेंथ एक जो होती है, वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो और यहाँ पर इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है वॉयलेट में, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है। तो क्या ये सबसे मैक्सिमम है? आगे आके पढ़ने को मिलेगा, जब 12th क्लास में आप जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप फिर पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा ना भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसके इधर भी होता है। तो आपने नाम सुना होगा, क्या होता है वॉयलेट के इधर, वॉयलेट से हायर एनर्जी किसके पास होती है, उसको कहते हैं अल्ट्रा वॉयलेट, पराबैंगनी। आपने नाम सुना होगा अल्ट्रा वॉयलेट। और रेड से जो कम होता है, रेड से भी जो कम होता है, दैट इज इंफ्रारेड, हम नॉर्मली जो कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना बेटा कि ये जो चीजें, ये जो स्पेक्ट्रम है, ये हमारी आईज के लिए विजिबल नहीं होता। आपने देखा होगा आपके मोबाइल, आपके सॉरी, आपके जो रिमोट होता है उसमें एक एलईडी लगी होती है, आप उससे कुछ वेव्स वगैरह आप टच करते हो तो कुछ
निकलता होगा उससे, उस आगे का जो कैमरा होता है वो कुछ इंफ्रारेड वेव जैसी कुछ लाइट छोड़ता है, क्या वो आपको दिखाई देती है? देखने का एक तरीका बेटा, आप उसे कैमरे में सेंस, मोबाइल के कैमरे में सेंस करके देखना, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो आप समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है कि यही स्पेक्ट्रम होता है, इसके इधर भी होता है और इसके इधर भी होता है। ठीक है, हायर एनर्जी भी होती है, लोअर एनर्जी भी होती है। और अगर इसी में ही हम टर्म को अगर ऐड कर दें कि इनकी एनर्जीज के बीच में जो भी आपका वेवलेंथ है, अगर अभी हमने टर्म पढ़ा कि वेवलेंथ होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है, वेव की जो वेवलेंथ और वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, यही मिलकर डिसाइड करती है कि इसकी स्पीड कितनी होगी। यही मिलकर डिसाइड करती है कि जो वेव बनी है उसकी स्पीड कितनी होगी। तो चलिए, तो हर्ट्ज जी के एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम थोड़ा सा इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और डायरेक्ट उसी स्लाइड पर पहुंचते हैं। फिर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन चलिए थोड़ा सा यहीं से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हर्ट्ज जी ने क्या किया, हर्ट्ज जी ने क्या किया, अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के टाइम पर उन्होंने दो ऐसे कॉपर के वायर के बीच में गैपिंग क्रिएट की। ठीक है, कुछ अपना सर्किट बनाया। ठीक है, कुछ सर्किट ऐसा कुछ बनाया और सर्किट में उन्होंने क्या किया कि इस जगह पर ये जो कॉपर के एंड के बीच में उन्होंने देखा कि कुछ एक स्पार्क क्रिएट किया। यहाँ पर कुछ, यहाँ पर हायर पोटेंशियल्स कुछ दिए इन दोनों एंड्स पर, यहाँ पर कुछ स्पार्क क्रिएट हुआ। तो ये फिर उन्होंने कुछ ऐसा सर्किट बनाया, मैं बहुत ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आप जरा समझिए कि यहाँ पर जब उन्होंने स्पार्क क्रिएट उनको देखने को मिला, तो ये कुछ एक ट्रांसमीटर अगर एंड उन्होंने बनाया कि यहाँ से अगर कुछ ट्रांसमिट हो, ठीक है, कुछ यहाँ से कुछ लाइट का कुछ भी वैल्यू यहाँ से निकले, तो थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा कि अगर ऐसा ही एक सर्किट बने तो यहाँ पर भी उनको वो स्पार्क देखने को मिला। यहाँ पर भी वो स्पार्क देखने में, यानी कुछ यहाँ पर डिस्टरबेंस उन्होंने क्रिएट किया था, जो डिस्टरबेंस ट्रेवल किया था। और इसके बहुत सारे टर्म्स हो सकते होते हैं बेटा, उन्होंने बहुत सारी चीजें यूज की कि भैया हायर पोटेंशियल यूज करके देखा, फिर गैपिंग जो थी उसको चेंज करके देखा कि गैपिंग चेंज करने से क्या होता है, किस तरह की स्पार्क क्रिएट होती है और किस तरह से यूवी लाइट अगर इसके ऊपर डालें तो क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सारी चीजें उन्होंने क्रिएट करके देखी। तो बेसिकली वहां से हमको ये पता चला कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उन्होंने अपने लैब में बना के देखा था। ग्रेट हर्ट्ज जी ने हमको ये बना के दिखाया कि हाँ भैया ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो हमको लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां से पता चला कि ऐसा होता है कि हाँ सर जी ऐसा भी कुछ होता है। चलो भाई, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब होता क्या है, होता क्या है इसके बारे में जरा जान लें कि सबसे पहले तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो फोटो में मैंने चूंकि आपको जैसे बताया कि ये होती है लाइट। अगर लाइट के कुछ पार्टिकल्स आके किसी मेटल पर गिरते हैं, तो मेटल के अंदर होता क्या है बेटा, मेटल के अंदर कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री स्टेट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं उनको। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो मेटल के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं फ्री है। ठीक है, जो मेटल के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं, बट दिक्कत क्या है कि वो मेटल के बाहर नहीं निकल सकते, मेटल के नॉर्मली वो बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन कुछ ऐसा सोचने को हुआ कि क्या है, क्यों है ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्यों नहीं निकल सकते। क्योंकि जब जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवरी की थी, तो ये वाले में पता चला था कि इनके अंदर कुछ एनर्जी का कुछ ना कुछ बाउंडेशन होता होगा, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन्स ये बाहर नहीं निकल पा रहे। तो अगर इस मेटल की सरफेस को कोई ना कोई हम एनर्जी दें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएं? तो इसके बारे में बेटा एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे चले, अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट चले गए और हमने ये देखा। आगे साइंटिस्ट जी आएंगे, आगे आपने लेनार्ड जी के बारे में पता चलेगा।
लेनार्ड जी को भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ही एक नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। वहां पर उन्होंने यूवी लाइट को, अल्ट्रा वायलेट लाइट को, जो जिसके पास काफी एनर्जी थी जिस लाइट के पास, उसको एक मेटल की सरफेस पर गिरा के देखा, उसको एक मेटल की सरफेस पर गिरा के देखा, और उन्होंने देखा कि कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स निकले, कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स निकले, मतलब उन्हें ऐसा कुछ फील हुआ। इसके एक्सपेरिमेंट कल आपको योगेश सर ने बेटा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आपको इलेक्ट्रोस्कोप दिखाया था, और इलेक्ट्रोस्कोप में आपको जानने को मिला था जब उन्होंने यूवी लाइट डाली थी तो आपने देखा होगा दोनों पत्तियां जो थी वो सिकुड़ गई थी, पत्तियां सिकुड़ गई थी, मतलब क्या हुआ था, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए थे, यानी उसके अंदर के चार्जेस निकल गए थे। कल योगेश सर ने अपने एक्सपेरिमेंट में करके दिखाया था आप लोगों को। ठीक है, हम बस उसी चीज की थ्योरी को आपको बता रहे हैं कि वहां से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को जरा सोचिए, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो अगर उन इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर, अगर हम कोई एक डायरेक्शन दे दें जहां से वो होके कि चलो यहां से होके, क्योंकि चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस को अगर आप एक पर्टिकुलर पाथ पर आप ट्रेवल कराएं तो फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट को हम बताते हैं, बता सकते हैं कि भैया फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहे हैं तो करंट फ्लो कर रहा है। तो सिमिलरली यही पूरी बात हुई कि अगर किसी जगह पर, किसी मेटेलिक सरफेस पर उन्होंने कुछ लाइट को गिराया, लाइट क्या, एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जिनके पास एनर्जी कुछ बाउंडेड थे, और इसके ऊपर अगर उन्होंने कुछ एनर्जी दी, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी मेटल की सरफेस को छोड़कर चले गए, और जैसे ही सरफेस को छोड़ के चले गए तो इनको अगर एक राइट पाथ दे दिया जाए तो वो करंट को फ्लो कराएंगे, और उससे हमारी जनरेशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी? फोटो के बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो यहां से आपकी जनरेशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक आपको समझ में आया होगा बेटा कि भैया फोटो और इलेक्ट्रिक क्या है। अब मैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर वो ज्यादा नहीं जा रहा हूं क्योंकि सर ने कल बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर करके दिखाए हैं आपको। ठीक है, अगर आप लोगों को और जरूरत पड़े तो आप मेरे को मेल कर दीजिएगा, सर आपको मेल आईडी शेयर कर देंगे, हम उसके बारे में और डिस्कशन फिर कर सकते हैं। तो फिर अगर ज्यादा ही हम अगर उसके बारे में जानना चाहें तो भैया ये सब आप पढ़ चुके हैं कि चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस एक प्रॉपर्टी होती है पर्टिकुलर पार्टिकल की जिसके कारण से वो फोर्स लगाता है। फोर्स कैन आइदर बी अट्रैक्टिव, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फिर अच्छा जी, तो ये होता है सर, तो फिर अगर किसी चीज को चार्ज करना है तो कैसे चार्ज करें। ठीक है, तो चार्जिंग के भी कल आपने 3 तरीके देखे होंगे, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। घर्षण, चालन और प्रेरण विधि से आपको तीनों तरह से आपको कल चार्ज करके चीजों को दिखाया गया था कि किस तरह से बॉडीज को हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज करके उसके बाद क्या किया था, इस तरह का इलेक्ट्रोस्कोप का अगर आपको ध्यान हो तो वहां से इलेक्ट्रॉन, जब जो सरफेस थी, ये जो जब ये पत्तियां दूर दूर थी, जरा सोचो, ये पत्तियां दूर दूर थी और अगर मान लीजिए दोनों पत्तियों पर नेगेटिव चार्ज है तो सर ने आपको एक यूवी लाइट डाल के दिखाई थी इसके ऊपर। तो यूवी लाइट डालने से क्या हुआ था, हमने देखा था ये पत्तियां सिकुड़ गई थी, सिकुड़ गई थी, ये पत्तियां पास में आ गई थी। मतलब क्या हुआ था कि इनके जो इलेक्ट्रॉन थे वो निकल के भाग के कहीं चले गए थे, इलेक्ट्रॉन्स कहीं चले गए थे, यानी इसके ऊपर पत्तियां, बाद में देखा था कि पत्तियां नदी में सिकुड़ती जा रही थी, सिकुड़ गई थी, मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन चले गए और जैसे ही डिस्चार्ज हुए तो ये पत्तियां पास पास आ गई। तो ये हमको इसी चीज को डिफाइन करता है जो हम पहले अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि किसी चीज पर, किसी मेटेलिक सरफेस पर हम जैसे ही एनर्जी डालते हैं उससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्लो होने लगना चालू हो जाते हैं। तो ये लेनार्ड जी ने हमको बताया, लेनार्ड जी ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके हमको बताया। ये देखिए कि जैसे ही इंसिडेंट लाइट किसी मेटेलिक सरफेस पर पड़ती है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो निकला वो लाइट की वजह से निकला, तो उस लाइट को हम बोलते हैं, लाइट की वजह से उस इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन, उसको हमने नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रॉन। चलो भैया, तो ये चीजें हमको धीमे धीमे समझ में आने लगी। अब ऐसा होता है कि सर जी सच बताना, यूवी लाइट डाल के तो आपने बता दिया था,
क्या और भी लाइट, मतलब यूवी तो अल्ट्रावायलेट तो हम आपने अभी बताया कि हम देख ही नहीं सकते, तो विजिबल स्पेक्ट्रम में भी कुछ होता है क्या? विबग्योर में भी कुछ होता है क्या? कुछ लाइट से कुछ ऐसा निकलता है क्या? तो इसके बारे में धीमे 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 और एक्सपेरिमेंट्स होते चले गए, और हमने देखा कि अलग अलग कलर की लाइट्स को हमने मेटेलिक सरफेस पर डालने की कोशिश की। तो फिर कुछ एक टर्म्स वगैरह आते हैं जिससे हम इसको और थोड़ा सा बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्या हम एनर्जी, क्योंकि देखो बेटा ऐसा होता है, विबग्योर में रेड हम जानते हैं अलग एनर्जी लेवल है, वॉयलेट का अलग एनर्जी लेवल है। अब हर किसी के पास जब अलग अलग एनर्जी है, तो जरा सोचो, जो अलग एनर्जी है तो उससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन भी अलग होगा ना। कोई अगर कोई आपको कोई बॉडी आपके ऊपर फोर्स लगाए, तो जो बॉडी कम फोर्स लगा रही है उससे आपका रिएक्शन अलग होगा, जो बॉडी आपके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रही है उससे उसका रिएक्शन अलग होगा। तो हम देखते हैं कि रेड के ऊपर रेड की कलर की लाइट डालते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करके देखे गए कि रेड कलर की लाइट डाल के देखा तो पता चला कि ये मेटालिक सरफेस से क्या हो रहा है। ठीक है, किसी किसी सरफेस से तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है निकल गए, किसी किसी सरफेस पर हमने रेड लाइट डाली और रेड लाइट की इंटेंसिटी को खूब सारा बढ़ा दिया। मतलब आप ये समझिए जैसे आप लोग वॉट की बात करते हैं ना, कि हमारा 10 वाट का बल्ब है या 1000 वाट का बल्ब है, और या उससे भी हम बढ़ाते चले गए, फिर भी हमने देखा कि हमारा रेड कुछ कुछ एक मेटल्स ऐसी थी कि हमने देखा कि रेड कलर की लाइट डाली, हम एनर्जी को बढ़ाते चले गए, इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं। तो कहते हो सर, अरे आप तो कह रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटो यानी लाइट डालो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ तो हम रेड लाइट ही तो डाल रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन का नहीं निकल रहा। तो हमने कहा कि ठीक है, थोड़ी और एनर्जी ट्राई करके देखो यार, हायर एनर्जी ऑरेंज के बारे में बात करके देखो, और एनर्जी येलो के बारे में बात करके देखो, पता चलेगा क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में रिसर्चेस धीमे 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 हुई, तो कुछ एक टर्म्स आई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अब सर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जरा सोच के बताइए, ये जरा समझ के बताइए कि सर ये नाम तो आपने दे दिए, नाम क्या है? तो बेटा देखो ऐसा है, हमने आपको क्या बोला कि रेड डाला था, मान लो एग्जांपल ले रहे हैं अभी, रेड डाली थी, रेड कलर लाइट डाली थी, लाइट नहीं निकली। ठीक है, ऑरेंज कलर की लाइट डाली, लाइट नहीं निकली। मान लीजिए येलो कलर की लाइट डाली और लाइट निकल गई, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। इस पर रेड कलर की लाइट पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, इस पर भी नहीं निकले, लेकिन इस पर निकल गए। तो अब क्या इसको नाम दे सकते हैं क्या सर? तो हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। येलो कलर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसे डालने से किसी एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सकते हैं, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसकी वेवलेंथ को हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कह देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो सर अब ये एनर्जी क्या है? यहाँ पर जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये एनर्जी क्या है, किस तरह से काम कर देती है? तो देखो ऐसा है बेटा, कि कभी कभी आपने देखा होगा किसी चीज से कोई चीज अगर निकल के आई, तो कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज ज्यादा फास्ट निकल रही है और कोई चीज स्लो स्लो निकल रही है। तो क्या हुआ समझो, अगर एक मेटल है, यहाँ पर अगर हम फिर से एक स्लाइड बना ले, एक मेटल है, इस पर कोई लाइट डालें और इसका इलेक्ट्रॉन तेजी से निकल जाए, इस पर हमने मान लीजिए दूसरे कलर की लाइट डाली, वो और तेजी से निकल जाए। तो इसकी जो वेलोसिटी में फर्क पड़ रहा है सर, वो क्यों पड़ रहा है? तो यानी इस चीज के लिए इंसिडेंट रेडिएशन को समझना होगा। ये जो हमने इंसिडेंट रेडिएशन यहाँ पर जो गिराया, इस चीज को समझना पड़ेगा कि जैसे ये इसके ऊपर गिरा, तो इसकी वजह से, क्योंकि हमने ये चीज देख लिया कि एक ब्लू कलर की लाइट डालते थे तो उसका इलेक्ट्रॉन उसी तेजी से निकलता था, चाहे ब्लू कलर की आप इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाओ। मतलब आप जो आपका वॉट है ना, जो वॉट 10 वाट का बल्ब था, आप चाहे 1000 वाट का बल्ब लगा दो, तो यहाँ एक देखने को मिला लेनार्ड जी को कि 1000 वाट का बल्ब लगा दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ गए, यानी करंट बढ़ गया। तो
अच्छा, तो मतलब हमने अलग एनर्जी, हायर एनर्जी दी, वो हायर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? उन्होंने करंट को बढ़ा दिया। एक थ्योरी समझ में आई, हायर एनर्जी, हायर एनर्जी, तो इसने आपका करंट की वैल्यू को बढ़ा दिया, करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। बट ये क्या कर रहा था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे एक सेम वेलोसिटी से निकल रहे थे, ये हमको जरा देखने को मिला। तो क्या करें सर? अब जरा हमने क्या किया कि एनर्जी को हमने चेंज कर देखा। अब इस बार हमने जो लाइट डाली वो मान लीजिए येलो कलर की लाइट डाली, येलो कलर की लाइट डाली, तो येलो कलर की लाइट वाला जो इलेक्ट्रॉन निकला वो और भी अलग था, उसकी वेलोसिटी और भी अलग थी। ठीक है, हालांकि ये जरूर हो रहा था, ये वाला कॉन्सेप्ट हर जगह फॉलो हो रहा था कि हम जितने भी ये वॉट बढ़ाते थे तो उनके नंबर, जो करंट था वो बढ़ जाता था, बट वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वेलोसिटी से आप समझते हैं काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, काइनेटिक एनर्जी पर नहीं फर्क पड़ता था। तो आइंस्टाइन जी ने एक प्रेडिक्शन, जो आपने उस टाइम पे जो थ्योरी दी, उन्होंने ये बताया कि अगर किसी लाइट, अगर किसी सरफेस पर, अगर किसी सरफेस पर हम लाइट को इंसिडेंट कॉल कराते हैं, तो जो इंसिडेंट लाइट होती है, इंसिडेंट जो लाइट होती है वो क्या करती है? इंसिडेंट लाइट करती है, वो दो तरह से डिवाइड होती है। एक उसके वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन। अभी जो आपने क्या वर्क फंक्शन, ये क्या है? ये यही है बेटा, ये जो आपने एनर्जी पढ़ी थी यहाँ पर, ये जो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे, ठीक है, ये वर्क फंक्शन इसी में कन्वर्ट हो रहा है। प्लस जो एनर्जी बच गई वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को, मतलब समझो, एक बार फिर से समझ लो कि ये कर क्या रहा है, कि ये बताना चाह रहे हैं कि हर एक मेटल में से, हर किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, वो मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन होती है। ठीक है, और भैया हमने तो मिनिमम एनर्जी की तो बात कर ली, लेकिन हमारे पास तो कई तरह की एनर्जी है, हम रेड भी डाल देते हैं, हम येलो भी डाल देते हैं, हम ऑरेंज भी डाल देते हैं, अलग अलग करके ले, तो हमारे पास तो अलग एनर्जी है। तो अगर हमने ज्यादा एनर्जी अगर वेस्ट की, तो किधर ज्यादा एनर्जी हम जो दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है? जैसे ही हम एनर्जी को बढ़ाते हैं तो वो एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जो येलो कलर का जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद जो ग्रीन कलर का जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, उसकी काइनेटिक एनर्जी येलो वाले से थोड़ी सी ज्यादा होगी। ये चीज द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत ही पहले अपने 1905 के जो भी चीजें थी उसमें ही प्रिडिक्ट कर ली थी। जो धीमे 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 जो उनका जो उन्होंने जो भी निकला था रिसर्च पेपर उनका जो निकला था, उन्होंने वो प्रिडिक्ट करके बता दिया था, जो कि बाद में, चूंकि हमने पहले बता चुके हैं कि जो रिसर्च पेपर के बाद रिसर्च पेपर जो धीमे धीमे रिसर्चेस हुई वो प्रूफ होती चली गई। तो ये जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया, उन्होंने जो दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हम एनर्जी किसी चीज को दे रहे हैं तो वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन के बाद जो बची हुई है वो काइनेटिक एनर्जी आपकी बन रही है। काइनेटिक, सॉरी, इसको यहां से रब कर दें, ये काइनेटिक एनर्जी यहां पर बन रही है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन रही है? जो आपकी इंसिडेंट लाइट थी उसमें से वर्क फंक्शन को घटा दीजिए। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट थी, ठीक है, इसमें से इसको घटा दीजिए। तो आप जरा एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर ये एच न्यू हम कहेंगे, ये थोड़ा सा जो आपका वर्क फंक्शन है, आपकी एनर्जी है बेसिकली वर्क फंक्शन, ये कह लीजिए काइनेटिक एनर्जी क्या बनी आपकी? जो भी इंसिडेंट लाइट थी, आप उसको एच न्यू से डिनोट कीजिए। नॉर्मली हम जो फॉर्मूला के अगर टर्म में जाएं, ठीक है, ये इसमें जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है वो ये बताते हैं कि अलग अलग मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो अलग अलग उसका वर्क फंक्शन होता है। और उसका अगर हम स्लोप बनाएं तो वो एक स्लोप की जो जो ये जो कर्व होगा, ये जो स्लोप होगा वो हर जगह सेम रहेगा। ठीक है, बट हम ये देखते हैं कि अलग अलग मेटल्स के लिए उसका वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। ये चीज आइंस्टाइन जी ने बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी, जो उनके रिसर्च पेपर में बाद में धीमे धीमे एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव हुआ। और इसके बदौलत उनको
आगे जाके 1921 में, कितने साल बाद सोचिए, उनके 1905 में पेपर रिसर्च करने के इतने 17 साल बाद 1921 में कहीं जाके उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो आई होप आपको ये थ्योरी थोड़ी सी समझ में आई होगी। सर अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो बच्चों को इससे रिगार्डिंग तो हम जरा ले लेते हैं, और अगर कुछ और बच्चे जानना चाहें तो हम उसे बिल्कुल जरूर बताने की कोशिश करेंगे। सर एक क्वेश्चन आया है कि जी। इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट डस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चेंज, मतलब इलेक्ट्रॉन जब, तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो देखिए बेटा, ये अगर कोई मेटल है, ठीक है, इसमें से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सबसे पहले तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो कुछ ना कुछ मास होता है, हमको पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg के लगभग सपोज जो मास हम लेके चलते हैं। तो प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि इसका मास थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो हम ये कह देते हैं यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चालू कर देता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा बच्चों को सर, कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है, मास में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, और अगर कुछ उसकी जो वो है वो पॉजिटिवली चार्ज थोड़ा सा हम कहेंगे उसको, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। हेलो। हाँ इसके बाद तो कोई सवाल अभी नहीं दिख रहा है। हमने लिखा है कि अगर कुछ पूछना है तो बताइए, तो 2-3 नो आए हैं। हमें लगता है तो सवाल सर नहीं है, तो अगर और भी कुछ सर इसके बारे में मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा वर्मा सर से कि अगर कुछ और भी हमें ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करें तो हमको भी और बच्चों को भी थोड़ा सा और कुछ जानने को मिलेगा सर इसके बारे में। तो अगर वो एक ही दिन में सारा खाना नहीं खा लेना चाहिए। उसको पहले उसका डाइजेशन हो जाने दो, फिर और खाना खाना। सर कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं बहुत बढ़िया है। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू संजय सर फॉर नाइस टॉक। आई डोंट थिंक कि बच्चों के पास इस समय कोई सवाल है, क्योंकि चैट बॉक्स में नहीं दिख रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर कि आपने बच्चों को बहुत अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर कुछ कमी रह गई हो तो हम तो कहेंगे कि आप फिर से अगर उसे पूरा कर रहे हैं। कमियां तो इंसानों के अंदर होती ही हैं, कमी रह नहीं गई, लेकिन हम इतना बता दें कि कमियां तो रहती हैं, जिसको हर समय सुधारा ही जाता रहता है। बिल्कुल सही बात है। और अगर कमियां नहीं है तो इंसान नहीं, फिर तो भगवान हो जाते हैं, इसलिए कमियां होनी भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और हम लोग सुधरते ही रहेंगे। हमेशा जो नॉलेज है वो गेन करने का ही होता है, हर समय ऐसा नहीं है। वर्मा सर का वो लाइन हमें बहुत अच्छा लगता है कि नॉलेज एक अनलिमिटेड एक लाइन है, जिसकी एक जगह पे आप खड़े हैं, एक जगह पे दूसरा कोई खड़ा है, तो सबको एक ही तरह का, कोई उसके आगे वाले नहीं जानते, कोई उसके पीछे वाले नहीं जानते। तो बिल्कुल सही बात है। तो वो सब लोग एक दूसरे के लर्नर हैं, सर ने पहले ही कहा था, सब एक दूसरे से सीखते हैं। तो आज का सेशन आपने बहुत अच्छा रखा है, बच्चों को बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर बच्चों के पास कोई सवाल होते हैं इन फ्यूचर भी रिगार्डिंग दिस, मेल आईडी आप मैं चाहो तो शेयर कर देता हूँ। हाँ। ये मेरी मेल आईडी है सिंह संजय S.ing। हाँ SINGH, सॉरी। अच्छा, फिर से वो एक डॉट दिख रहा है। SINGH संजय 4 times 0 @gmail.com 02 @gmail.com। ओके सर, तो सिंह संजय 4 times 02 @gmail.com पे आप लिख भी सकते हैं, और संजय सर आपको वहां से सॉल्यूशंस भी देंगे। तो बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम में। नमस्ते सभी को, एंड थैंक यू वर्मा सर स्पेशली। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा सर, आपके प्रेजेंस से हम लोगों की हिम्मत हमेशा बढ़ती है।
और आई होप आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। बिल्कुल, हम पूरे के पूरे आपके साथ बने रहेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू आप सभी को, आप लोगों ने इतना अच्छा कीमती समय दिया। स्पेशल थैंक यू फॉर वर्मा सर और संजय सर और अमित जी कि आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया ऑन बिहाफ ऑफ कात्यायन फैमिली। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर एवरीवन। सर मैं डिस्कनेक्ट करूं?